कौन अगला राजा? माधो सिंह सेकंड। बैंकट डाकी टाइप का आदमी था ये माधो सिंह, तो नाम ही पड़ गया बब्बर शेर। क्या कहते थे? लिखो, इसे बब्बर शेर कहा जाता था। इंग्लिश वाले हिंदी में लाइन लिख लो, क्योंकि इंग्लिश में बब्बर शेर का कोई नाम नहीं है, फिर डबल लाइन हो जाएगा फालतू में। लिखो हिंदी में, इसे बब्बर शेर कहा जाता था। राजभाषा का सम्मान करो, इसे बब्बर शेर कहा जाता था। क्या बोलते थे? मैंने बताया था गंगा सिंह जी ने आपके बीएचयू के लिए सबसे अधिक रुपए दिए थे, बताया था। तब मैं यूं मजाक में कर रहा था कि मदन मोहन मालवीय ने गंगा सिंह जी को आगे देख लो साहब, जयपुर वालों ने तो 5 लाख दिए हैं। कितने दिए? तो जयपुर का वो राजा जिसने 5 लाख रुपए दिए कौन था? किसको दिए? मदन मोहन मालवीय को। किसके लिए? लिखो, बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू। बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए थे। ही गेव 5 लाख रुपीज टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए थे। ही गेव 5 लाख रुपीज टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय कितने रुपए दिए थे? 5 लाख। इसके 9 दासियां थी, वो आपस में लड़ती, इसका महल अच्छा है और मेरे वाला महल अच्छा नहीं है, तो इसने नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवा दिए। किसके लिए? लिखो, अपनी 9 दासियों के लिए, फॉर इज 9 कॉन्क्यूबाइंस। अपनी 9 दासियों के लिए, फॉर इज 9 कॉन्क्यूबाइंस। नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे। ही बिल्ट 9 सेम पैलेसेस इन नाहरगढ़। नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे। ही बिल्ट 9 सेम पैलेसेस इन नाहरगढ़। नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए थे। ही बिल्ट 9 सेम पैलेसेस इन नाहरगढ़। सिटी पैलेस पढ़ा था हमने। सिटी पैलेस के अंदर एक महल बनवाया था इसने, मुबारक महल। क्या बनवाया था? लिख लो, सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया गया। ही बिल्ट मुबारक महल इन सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया गया। ही बिल्ट मुबारक महल इन सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया गया। ही बिल्ट मुबारक महल इन सिटी पैलेस। सबसे पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में कहीं पर हुई थी, तो जयपुर के अंदर हुई थी 1904 में। कब हुई थी? तो राजा कौन था? लिख लो, 1904 ईस्वी में, इन 1904 एडी। 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, इन 1904 एडी जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। पोस्टल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जयपुर। कहां इंट्रोड्यूस किया गया? जयपुर। पोस्टल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जयपुर। जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। जयपुर में डाक व्यवस्था की, पोस्टल सिस्टम, लेटर भेज सकते हो आप किसी को भी। डाक विभाग की स्थापना। कोष्टक में लिख लो, राजस्थान की किसी भी रियासत में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की किसी भी रियासत में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। बस लिखने वाली तो इस राजा के बारे में 4-5 बातें हैं। एक बात जो लिखनी नहीं, यूं याद रखना, 1902 के आसपास में ब्रिटेन के अंदर किसी राजा का राजतिलक का कार्यक्रम था। किसी कार्यक्रम था? राजा के। अब ब्रिटेन का पूरी दुनिया पर राज, उनके राजतिलक का कार्यक्रम होगा तो पूरी दुनिया के राजा जाएंगे। सारी दुनिया के राजाओं को इनविटेशन दिया गया, भाई आओ हमारा राजतिलक का काम है। तो इसके पास भी आया कि भाई आपको भी जाना है। ये थोड़ा धार्मिक टाइप का आदमी ज्यादा था, सुबह शाम पूजा पाठ करने। तो इसने कहा मैं नहीं जाऊंगा लंदन। क्यों नहीं जाओगे? कि यार धर्म भ्रष्ट हो जाएगा वहां जाने से, वहां गाय का मांस खाते हैं, और मैं यदि गाय का मांस खा लूंगा तो किस बात का हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो यार मत खाना गाय वाला मांस, तो बकरा मुर्गा खा लेना, जरूरी थोड़ी है। उसने कहा यार अब अलग अलग तो बनाते नहीं, वही चमचा एक बार उधर डालेंगे वही चमचा इधर डालेंगे, धर्म भ्रष्ट तो हो ही जाता है। तो कहा यार नहीं जाओगे तो अंग्रेज नाराज होंगे कि साहब फलान जी एक राजा आए नहीं। तो फिर इसने कहा कि ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन फिर खाना पीना मैं मेरा ही करूंगा, अंग्रेजों का कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो ठीक है। तो यहां से खूब सारी अपने गेहूं की बोरियां ली, जहाज में डाली, सब्जियां भरी खूब सारी अपने यहाँ से, मंगोड़ीन पापड़न बढ़ियान कई ली। और तो क्या बनाएंगे वहां, यही बनानी पड़ेगी अपने। अब ठीक है, खाने का सामान ले लिया, रसोईया ले लिया, आटा ले लिया, सब्जियां ले ली, रसोईया ले लिया, साथ के अंदर पानी। पानी का क्या? इसने कहा मैं तो पानी नहीं पीऊंगा वहां का। तो 2 बड़े बड़े बर्तन लिए, खूब बड़े बड़े से बर्तन लिए, उनमें गंगा जल भरवाया। क्या भरवाया? भाई पानी लेके ही जाना है तो फिर क्या लेके जाए? गंगा जल लेके जाए, माँ गंगा का पवित्र जल ही लेके जाए। तो गंगा जल लेके अपने साथ में गया, भाई पियेंगे अपना पानी,
खाएंगे अपना खाना। वहां अंग्रेजों का न तो खाना और न पीना। अब भाई अंग्रेज बेचारे जितने राजा गए हुए सबका खूब स्वागत करे, सबके सामने अच्छे अच्छे व्यंजन बना बना के रखे, पर ये कहेगी ना ये नहीं, अपना रसोईया तैयार कर दिया और भाई तैयार, अपनी थाली ला, अपनी थाली अलग लगाए। अंग्रेज बेचारे बिस्लरी की बोतल ला के रखे, लो साहब पानी पियो, एकदम चिल्ड ठंडा ठंडा पानी। इसने है मटका पड़ा है, अपने मटके से लाओ। तो अंग्रेजों ने पूछा भाई, और माधो सिंह इतना काला कोजा भूंडा था जिसकी हद नहीं, शकल का बड़ा यूं अजीब सा आदमी था, मतलब टाबर देख ले डर जाए वैसा आदमी था। तो अंग्रेजों ने कहा ये शकल और खाना पीना अलग करे। एक तो बाबूजी सुना बहुत, ऊपर भसम लगा ली, ऊपर राख लगा ली, तो भाई एक तो आप फूट रहे बहुत और ऊपर से नखरे हो रहे हैं आपके। तो अंग्रेजों ने कहा इसके क्या है, मतलब डाकी टाइप का आदमी है, खाना अलग करूंगा और पीना अलग करूंगा मेरा। तो अपने वाले किसी ने भड़का और दिया, किसी राजा ने, उसने कहा ये ईसाइयों को है ना बराबर नहीं समझता, ईसाइयों के साथ छुआछूत करता है। इसलिए कहता मैं हिंदू हूं और मैं ईसाइयों के घर का नहीं तो खाना खाऊंगा और नहीं उनका पानी पीऊं। अंग्रेजों ने जाके रानी को शिकायत कर दी, जो राजमाता थी, राजा की माँ थी। इंग्लैंड में रानियों की भी खूब चलती है, वहां पे रानियां राज ही कर लेती है वहां पे। रानी को जाके शिकायत कर दी कि भाई ये जयपुर का कोई एक ऐसा ऐसा राजा आया हुआ है और उस प्रकार की बातें कर रहा है। उसने कहा पकड़ लाओ। तो माधो सिंह को लेके गए, भाई रानी बुला रही है। रानी ने जाते कहा माधो सिंह हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में, कि तुम हमारे साथ अनटचेबिलिटी करते हो, हमारे साथ में छुआछूत भेदभाव करते हो, हमारे यहाँ का खाना पीना नहीं करते। और माधो सिंह लगे यार फंस गए, ये तो इसको पता और चल गई बातें। उसने कहा ना तो ऐसी तो कोई बात नहीं, तो फिर तुम अपना खाना पीना अलग क्यों लेके आए हो। अच्छा, उसने कहा अच्छा वो क्या, इसका मतलब आप हमारे राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की ट्रेडिशन जानते ही नहीं। तो रानी ने कहा क्या ट्रेडिशन है तुम्हारी, कि हमारी परंपरा है कि बाप यदि बेटी के घर जाता तो उसके घर का खाना पीना नहीं करता, बेटी के घर का हम तो पानी नहीं पीते। रानी ने कहा मतलब, उसने कहा आप मेरी बेटी से मानो और मैं आपके घर का खाना पीना कैसे कर पाऊंगा। और रानी बेचारी बड़ी राजी भी कि वहां पर इस प्रकार ये बेटी वाले रिलेशन तो होते ही नहीं, ये अपना होता है धर्म बहन बना ली, गोद डाल दी है, हमारे धर्म की बेटी है, ये हमारे धर्म की बहन, अपने ही होते हैं रिलेशन, वहां पर होते नहीं। और रानी बड़ी इंप्रेस है, उसने कहा अच्छा ये बात है, फिर तुम अपना कर सकते हो। राजा को लगा अब एकदम मामला सही है, अपने से इंप्रेस है। राजा आगे बढ़ा, 11 रुपए निकाले, सिर पे हाथ फेरान का, मेरी तरफ से धर्म की बेटी हो तुम। रानी ने चुपचाप अपने 11 रुपए ले लिए। मुझे लगता है भारतीय लड़की होती तो कई इधर हाथ में ले, कई इधर करती, ना ना इतना कौन लू है रहने दो, नहीं नहीं इतने क्यों, पिछली बार तो दिए थे तो छोड़ दे। नहीं लड़कियों, मुझे कभी नहीं समझ में आई तुम्हारी ये बात कि भाई रक्षाबंधन पे भाई 500 का नोट दे रहा है, तुम्हारे मन में तो ये है कि मंगते 500 नहीं 2000 दे, किराया लगा के यूं 2000 दे, पर फिर भी पता नहीं लड़कियां क्यों नोट पकड़ा हुआ, नोट नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं इतने क्यों दे रहे हो, रहने दो। नहीं नहीं वो टाबरों को देते हैं, अब क्यों देते हो। कभी नोट फट जाएगा, ऐसे मत खींचा करो, चुपचाप ले लिया। भाई दे रहा है तो लेने में क्या है, क्यों अपने नखरे करने। पर यूं थोड़ा थोड़ा यूं करती ही रहती लड़कियां, करते हो सारी की सारी या चुपचाप ले लेती हो। हाँ नहीं लेती है, मांग के ले लेती हो। नहीं नहीं मांग के नहीं लिए जाए लड़कियां, वो मैं देखता ही हूँ। नहीं नहीं रहने दो, किस लिए दे रहे हो, इतने क्यों दे रहे हो, थोड़े ही दे दो। मगर तेरे मन में तो ज्यादा लेने की, क्यों झूठ बोल रही है फालतू में। अगला राजा लिखो, मानसिंह सेकंड। इंग्लैंड वाली को ये पता नहीं था, वो बेचारी सारे ले गई। उसको कोई आप जैसी लड़की ट्रेनिंग दे देती ना। मानसिंह सेकंड। मैंने बताया था सवाई जय सिंह के बाद जितने राजा बने नाम के आगे क्या लगाते हैं, सवाई। तो इसका नाम भी एक प्रकार से क्या होगा, सवाई मानसिंह, एस एम एस। तो एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस स्टेडियम, ये सारे किस राजा के नाम पर अपने, मानसिंह। किसके नाम पर है, लिखो। यह आजादी के समय जयपुर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ जयपुर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यह आजादी के समय जयपुर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ जयपुर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सुनो देखो, जब अपना देश आजाद हो गया था ना, तो वे जगह जहां पर अंग्रेजों का राज नहीं था, राजाओं का राज था, उनको जब भारत में शामिल कर लिया गया तो वहां पे राज्यपाल नहीं बनाते थे। क्या नहीं बनाते थे, राज्यपाल को अपने यहां पर बोलते राज प्रमुख। क्या बोलते, वे जगह जहां पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा था वहां तो बनते राज्यपाल, वे जगह जहां पर राजाओं का राज हुआ करता वहां क्या बनते। ये मानसिंह जी अपने राजस्थान के पहले राज प्रमुख थे और यही एकमात्र यही बने। इनके बाद में राज्यपाल बनाने शुरू कर दिए थे। तो राजस्थान के पहले एवं अंतिम एवं एकमात्र राज प्रमुख कोई बने थे, वो कौन थे, लिख लो। यह राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे।
ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। इनकी रानी थी, उनका नाम था गायत्री देवी। क्या नाम था? लिखो, रानी गायत्री देवी। मानसिंह रानी का नाम क्या था? गायत्री। दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक। तब आपके मिस वर्ल्ड ये तो प्रतियोगिताएं तो नहीं हुआ करती थी, एक मैगजीन थी जर्मनी की, वो लिस्ट जारी किया करती थी। उस लिस्ट के अंदर भारत की दो महिलाओं के नाम थे। एक तो बॉलीवुड की हीरोइन हुआ करती अपने देविका रानी, क्या नाम था? और या दूसरी किसी को शामिल किया गया था, तो जयपुर की महारानी कौन थी? गायत्री। गायत्री देवी बाद में जब जयपुर भारत के अंदर मिल गया था, तो 1962 में जयपुर से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का। किसका चुनाव लड़ते हैं? लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। एक पार्टी हुआ करती थी उन दिनों में, स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी चुनाव लड़ती थी, उस पार्टी का नाम क्या था? स्वतंत्र। उस स्वतंत्र पार्टी से 1962 में जयपुर से चुनाव लड़ती है लोकसभा का, और चुनाव जीतती है। ये राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। इससे पहले राजस्थान की कोई भी महिला लोकसभा के अंदर नहीं गई थी। पहली महिला जो लोकसभा में गई थी वो कौन थी? कब गई थी? कौन सी पार्टी की तरफ से? लिख लो, गायत्री देवी के आगे लिखो। यह राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। यह राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। शी वॉज फर्स्ट विमेन लोकसभा मेंबर फ्रॉम राजस्थान। शी वॉज फर्स्ट विमेन लोकसभा मेंबर फ्रॉम राजस्थान। यह राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। शी वॉज फर्स्ट विमेन लोकसभा मेंबर फ्रॉम राजस्थान। यह राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। कौन? गायत्री। कब कब लड़ी चुनाव? कौन सी पार्टी से? कोष्टक में लिख लो, 1962 स्वतंत्र पार्टी, दोनों याद रहने चाहिए। 1962 स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा? स्वतंत्र पार्टी। कब चुनाव लड़ा? 1962। तीसरे चुनाव थे वो हमारे देश के। पहले चुनाव हुए थे 1952, दूसरे चुनाव हुए 1957, और तीसरे चुनाव कब हुए? 1962। इसका मतलब है पहले दोनों चुनावों में राजस्थान से कोई भी महिला लोकसभा में नहीं गई थी। राजस्थान से कोई महिला लोकसभा में गई तो कौन से चुनाव में गई? तीसरे। जो चुनाव कब हुए? 1962। वो महिला कौन थी? महारानी गायत्री देवी। और कौन सी पार्टी से लड़के गई थी? और तब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज बुक का रिकॉर्ड था, भारत में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला कोई कैंडिडेट था, तो वो कौन थी? तो कई साल तक रिकॉर्ड रहा था, बहुत साल बाद में जाकर रिकॉर्ड टूटा। वो 5-1 लाख वोटों से जीत के गई थी उस टाइम। मतलब सामने वाले बंदे को मिले नहीं थे, सारी जनता ने वोट इधर दिए, पूरी जनता इधर। वो उसको कोई को 8-10 हजार वोट मिले थे। अब लोकसभा के चुनाव में इतने वोट क्या होते हैं? कुछ ही नहीं होते। सारे के सारे वोट यही ले गई थी। और थी भी जयपुर की जनता के प्रति डिवोटी महिला भी थी। मुझे याद है आपातकाल के बाद चुनाव लड़ने बंद कर दिए थे। 2-3 चुनाव लड़े थे, 62 में लड़ा था, 67 में लड़ा था, फिर शायद 71 में लड़ा था, 75 में आपातकाल लगा था। तो इंदिरा गांधी की इनकी आपस में बनती नहीं थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी, ये स्वतंत्र पार्टी की थी, तो इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था। इंदिरा गांधी ने गिरफ्तारी कर लिया था इनको। तो ये और वसुंधरा राजे की मम्मी दोनों जेल में एक साथ थी। विजय राजे सिंधिया और ये दोनों जेल में एक साथ ही थी। तो बाद में ये तो राजनीति पॉलिटिक्स छोड़ ही देती है। इनके हस्बैंड जो थे उनको स्पेन का राजदूत बना दिया गया था। सवाई मान सिंह स्पेन के राजदूत बन गए थे, तो स्पेन चली गई थी उनके साथ, और बाद में बाहर ही रहती थी ज्यादातर। पर आपातकाल में इंदिरा गांधी इनको गिरफ्तार करती है। केवल इस आरोप पे गिरफ्तार कर लिया गया था कि इनके घर पे नोट मिले थे, विदेशी मुद्रा। कैसी मुद्रा मिली थी? जो महिला 12 मई से 6 महीने लंदन स्पेन ही रहती है, उसके घर पर विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी तो किसके मिलेगी? पर इस छोटे से आरोप पर इनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। नहीं रख सकते आप अपने पास में विदेशी मुद्रा नहीं रख सकते। कानून कहता है भारत का, आपके पास दूसरे देश के सिक्के या नोट नहीं हो सकते। थोड़े बहुत को 1-2 रुपए तो भले ही, एक निश्चित लिमिट है, उसके बाद में कोई भी रुपए आपके पास में। इनके पास वो रुपए मिले थे तो जेल में डाल दिया था। तो बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी थी, अपने पति के साथ स्पेन ही चली गई थी उधर। मुझे याद है 2009 के आसपास में गायत्री देवी की डेथ हुई थी। बहुत बूढ़े होके मरे थे लास्ट के अंदर, पर चेहरे पे ग्रेस वैसे ही दिखाई देता था, बहुत सुंदर दिखाई देते थे लास्ट तक भी। जयपुर नगर निगम ने एक ऑर्डर जारी किया था ना, कि मरने से थोड़े दिन पहले की बात है, जयपुर नगर निगम ने एक ऑर्डर जारी किया कि जयपुर में जितनी भी झुग्गी झोंपड़ियां हैं इनको तोड़ेंगे। जितनी भी झुग्गी झोंपड़ियां इनको क्या करेंगे? तोड़। तो झुग्गी झोंपड़ी वाले ने कहा भाई तोड़ दो, कोई बात नहीं। शहर का सौंदर्यीकरण के नाम पे झुग्गी झोंपड़ियां हटाई जाती है, गलत भी है। शहर के बीचों बीच झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई कितनी गंदी लगती है, हटाई जानी चाहिए वहां से। पर झुग्गी झोंपड़ी वालों ने कहा कि हमें रहने की दूसरी जगह तो दो, हमारे पास कोई जमीन के पट्टे तो है नहीं। आप यहाँ से उखाड़ दोगे, हम कहीं और जाएंगे, वहां आके उखाड़ दोगे, तो ऐसे कहाँ कहाँ जाते फिर? इससे अच्छा सरकार हमें जमीन दे दे भाई, यहाँ तुम झुग्गी झोंपड़ी बना लो, वहां हम बना लेंगे। हम फ्लैट तो लेने से रहे,
बनने दो, झुग्गी झोंपड़ी है, आज नहीं तो कल हम झुग्गी झोंपड़ी बनाएंगे, फिर तुम कल वहां आके पटकोगे। इससे अच्छा हमें दूसरी जगह दे दो। तो सरकार ने कहा कोई जगह नहीं, हमें नहीं पता, काम मरोगे तुम जाके, पर यहाँ से खाली करवाएंगे। और कल बुलडोजर आएंगे, कल जेसीबी आएगी, तुम सबकी झुग्गी झोंपड़ियां हटाई जाएगी। और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जयपुर के एमपी एमएलए झुग्गी झोंपड़ी वाले किसके पास जाए, क्योंकि उनको वोट भी होते नहीं है। तो कौन नेता उनकी बात सुन ले? नेता उसकी बात सुनेंगे जहां से क्या मिलते हैं, वोट। इनके कौन से आधार कार्ड बने हुए, कौन से राशन कार्ड बने हुए? गायत्री देवी भूख हड़ताल पर बैठ गई थी झुग्गी झोंपड़ियों में आके, उन्हें तुम हाथ लगाओ देखे। ऐसे कैसे हटा सकते हो तुम? या तो इनको जगह बताओ कि वहां पे जगह पे ये जाके बैठेंगे, और यदि जगह नहीं बताओगे तो लो बुलडोजर से ढाओ, आज कम बैठे हुए हैं। बाद में नगर निगम ने बुलडोजर ही वापस भेजे थे अपने। तो फिर ऐसे कोई काम करे जो जनता पक्ष में आती, ऐसी महिला के प्रति जनता, फिर लोगों को लगता है राज परिवार की महिला। अक्सर राजा महाराजाओं के बारे में अपने दिमाग में वो होते हैं कि यार वो तो अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनका जनता के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है, उन्होंने कब गरीबी देखी होती है, वो तो अमीर लोग होते हैं, वो गरीबों की क्यों सुनेंगे। इतनी एक अमीर महिला, एक राज परिवार की महिला जो विदेश में ही रहती है, इतनी सुंदर महिला, इतनी पॉलिटिशियन रही हुई महिला, इस प्रकार झुग्गी झोंपड़ी में जाके बैठ जाए तो लोगों का जुड़ता भी था। तो बाद में उस टाइम मैंने देखा था कि यार जयपुर की जनता में भी कितना क्रेज है। तो उस क्रेज का कारण ये है कि ये महिला जयपुर की जनता के प्रति उतनी डिवोटी थी, जयपुर की जनता काम ही करती। तो समझ में आता है कि यार यदि इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था जयपुर से कि सबसे अधिक वोटों से जीती थी, स्वाभाविक सी बात थी जीत थी। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी समझते हो? आत्मकथा। तो लिख लो आत्मकथा, गायत्री देवी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ गायत्री देवी, द प्रिंसेस रिमेंबर्स। द प्रिंसेस रिमेंबर्स, गायत्री देवी की आत्मकथा। क्या नाम बताओ देखे? द प्रिंसेस रिमेंबर्स। किसकी बुक है? गायत्री देवी। गायत्री देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? द प्रिंसेस रिमेंबर्स। ये भाई जयपुर की हिस्ट्री लिखा नहीं। आगे लिखो अलवर का इतिहास। अच्छा, हमने जब कछवाहों की हिस्ट्री शुरू की थी तब भी हमने पढ़ लिया था कि कछवाहों ने दो जगह राज किया था, एक तो आमेर या जयपुर कर दो, क्या कर दो, अलवर। अलवर में जो कछवाहों की ब्रांच थी, वो ब्रांच थी नरुका। कौन सी ब्रांच थी? तो अलवर में कछवाहा वंश की कौन सी शाखा का शासन था? नरुका। लिखो, अलवर में कछवाहा वंश की नरुका शाखा का शासन था। नरुका ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर अलवर। अलवर में कछवाहा वंश की नरुका शाखा का शासन था। नरुका ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर अलवर। अलवर में कछवाहा वंश की नरुका शाखा का शासन था। नरुका ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर अलवर। कछवाहा वंश की कौन सी ब्रांच थी? नरुका। अच्छा, ये एक जयपुर राज्य था। जयपुर राज्य में एक ठिकाना पड़ता था, उस ठिकाने का नाम था मचेडी। ठिकाने का नाम क्या था? अच्छा, इस माचेडी में एक सामंत बना। भाई ठिकानों में क्या बनते? सामंत। सामंत तो समझते हो? और उस सामंत का नाम था प्रताप सिंह नरूका। क्या नाम था? कछवाहों की एक ब्रांच है नरूका, और नरूकों को एक ठिकाना दिया। वो ठिकाना कौन सा है? माचेडी, जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है। 1774 के आसपास की बात है। अपने एक मुगल बादशाह हुआ करता था, शाह आलम सेकंड। मुगल बादशाह कौन था? वो इस प्रताप सिंह नरूका का दोस्त था, और उसने इस प्रताप सिंह नरूका को कहा कि तू जयपुर वालों को टैक्स देना बंद कर दे। और प्रताप सिंह नरूका ने जयपुर वालों को टैक्स देना बंद कर दिया। तो एक अलग से कौन सी रियासत बन गई? माचेडी का राजा कौन बन गया? कौन से मुगल बादशाह ने घोषित कर दिया? इस प्रताप सिंह ने 1775 में अलवर पे कब्जा कर लिया। कहां पे कब्जा कर लिया? अलवर पहले भरतपुर वालों के पास हुआ करता। ये भरतपुर वालों से अलवर छीन लेता है और अलवर को क्या बना लेता है? अपनी राजधानी। अलवर राजधानी बनी तो इस राज्य का नाम ही क्या हो गया? अलवर। बेसिकली ये कहां का सामंत हुआ करता? पहले कौन सी रियासत के अंतर्गत आते? जयपुर। जयपुर से टूट के कौन सी रियासत बनी थी? अलवर का दोया माछेड़ी थी पहले, फिर उसी का नाम क्या हो गया? अलवर। लिखो हेडिंग डालो प्रताप सिंह। प्रताप सिंह लिखो, यह माचेड़ी का सामंत था। माचेड़ी के कोष्टक में जयपुर कर लेना ताकि आपके समझ में रहेगा। अब भी जिला भी माचेड़ी का जयपुर ही लगता है, ये मानपुरा माचेड़ी। यह माचेड़ी का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ माचेड़ी। यह माचेड़ी का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ माचेड़ी।
किसका सामन था? अच्छा, नीचे लाइन चेंज करके लिखो। 1774 ईस्वी में, इन 1774 एडी, 1774 ईस्वी में, इन 1774 एडी, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, डिक्लेयर्ड हिम इंडिपेंडेंट किंग। लाइन चेंज करके लिखो। 1775 ईस्वी में, इन 1775 एडी, 1775 ईस्वी में, इन 1775 एडी, इसने अलवर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया। ही कैप्चर्ड अलवर एंड मेड इट हिज कैपिटल। इसने अलवर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया। ही कैप्चर्ड अलवर एंड मेड इट हिज कैपिटल। इसने अलवर पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बना लिया। ही कैप्चर्ड अलवर एंड मेड इट हिज कैपिटल। देखो दरबारी विद्वान, जाचक जीवन और इस बंदे ने बुक लिखी प्रताप रासो। जाचक जीवन की बुक कौन सी है? प्रताप रासो। क्या नाम बुक का? प्रताप। किसकी बुक है प्रताप रासो? है ना। अब ना कई बार को ये पूछेगा कि जाचक जीवन द्वारा लिखी गई प्रताप रासो कौन सी रियासत के प्रताप सिंह का वर्णन करती है? तो अब प्रताप सिंह तो कई हो गए ना भाई, महाराणा प्रताप, बांसवाड़ा में प्रताप सिंह पड़ा, जयपुर में भी प्रताप सिंह पड़ा, पर याद रखना ये अलवर वाले प्रताप सिंह का वर्णन करती है। तो जाचक जीवन की प्रताप रासो किसका वर्णन करती है? अलवर के प्रताप सिंह नरुका या प्रताप सिंह का दोस्त का वर्णन। याद रहेगा तो इस किताब के स्टार लगा लेना। अगला राजा लिखो बख्तावर सिंह। अगला राजा कौन है? बख्तावर। कौन है अगला राजा? बख्तावर। एक तो जैसे प्रताप सिंह के बारे में हमने पढ़ा था जयपुर वाले की, वो ब्रज निधि नाम से कविता लिखता था। किस नाम से लिखता? ये भी कविता लिखता था दो नाम से। एक नाम रख रखा था इसने बख्तेश, एक नाम रख रखा था चंद्र सखी। किस किस नाम से कविता लिखता था बताओ देखे। लिखो, यह है बख्तेश तथा चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता था। ही कंपोज्ड पोइट्रीज विद पेन नेम्स बख्तेश एंड चंद्र सखी। यह बख्तेश व चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता था। ही कंपोज्ड पोइट्रीज विद पेन नेम्स बख्तेश एंड चंद्र सखी। यह बख्तेश व चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता था। ही कंपोज्ड पोइट्रीज विद पेन नेम्स बख्तेश एंड चंद्र सखी। किस नाम से कविता लिखता था? बख्तेश और चंद्र। अच्छा, अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1803 से 1806 के दौरान युद्ध होता है। किसके बीच में युद्ध होता है? अंग्रेजों के और मराठों के। कब से कब? अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 बैटल होते हैं, 3 वॉर होते हैं इनके बीच में। कब कब 3 युद्ध हुए? 1775 से 1782, 1803 से 1806 और 1817 से 18। किस किस के बीच में? अंग्रेजों के और मराठ। तो जब उनके बीच में सेकंड वॉर चल रहा था, उस सेकंड वॉर में एक लड़ाई होती है इनके बीच में। अपने अलवर साइड में एक जगह पड़ती थी लसवाड़ी। कौन सी जगह पड़ती थी? और 1 नवंबर 1803 को लसवाड़ी में युद्ध होता है। कहां पर युद्ध होता है? लसवाड़ी में। किस किस के बीच में? अंग्रेजों के और मराठ। ये अंग्रेजों का साथ देता है। किसका साथ देता है? मराठों से अपने राजस्थान वाले तंग थे। मराठे आए दिन कहीं लूटपाट कर लिया करते, तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त है। अंग्रेज किसके खिलाफ लड़ रहे? मराठों के। मराठों के हम दुश्मन है, तो हमारा दोस्त कौन हो गए? अंग्रेज। लसवाड़ी के युद्ध में इसने किसका साथ दिया? तो अंग्रेज बड़े राजी हुए और अंग्रेज 14 नवंबर को इसके साथ संधि कर लेते हैं। 14 नवंबर 1803 को इसके साथ क्या कर लेते हैं? 1803 में अपनी 2 रियासतें अंग्रेजों के साथ में संधियां करती है। पहले करता है भरतपुर, फिर करता है अलवर। सितंबर में कर ली थी भरतपुर ने संधि, और अलवर ने कब कर ली थी आपके? नवंबर।
तो 3 में 2 रियासतों ने संधियां कर ली थी, बताओ किस किसने? भरतपुर और अलवर। बाद में सारी संधियां हुई 17-18 में। सारी संधियां कब हुई? तो 17 में 2 रियासतें करती है, करौली और कोटा। कौन कौन करते हैं? कोटा का तो मैं लिखवाया था 1817 आपके। बाकी सारी रियासतें अपनी संधि कब करती है? 1818। और सिरोही कब करती है? 1823। तो 3 में किस किसने की? भरतपुर और अलवर। 17 में किस किसने की? करौली और कोटा। 18 में किसने की? सबने। और 23 में किसने की? सिरू। तो ये संधि से पहले कौन से युद्ध में उनकी सहायता कर गया था? लिखो देखो, 1 नवंबर 1803 ईस्वी को, ऑन 1 नवंबर 1803 एडी, 1 नवंबर 1803 ईस्वी को, ऑन 1 नवंबर 1803 एडी, लसवाड़ी के युद्ध में, इन बैटल ऑफ लसवाड़ी, लसवाड़ी के युद्ध में, इन बैटल ऑफ लसवाड़ी, लसवाड़ी के युद्ध में, इन बैटल ऑफ लसवाड़ी, इसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। ही सपोर्टेड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट मराठास। इसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। ही सपोर्टेड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट मराठास। इसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। ही सपोर्टेड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट मराठास। लाइन चेंज करके लिखो। 14 नवंबर 1803 ईस्वी को, ऑन 14 नवंबर 1803 बाल दिवस, 14 नवंबर 1803 ईस्वी को, ऑन 14 नवंबर 1803 यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। यह अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। अगला राजा लिखो इसके बाद, विनय सिंह। अगला राजा कौन है? विनय। अच्छा, ये बख्तावर सिंह का बेटा ही था विनय सिंह। इस बख्तावर सिंह की एक दासी थी, उस दासी का नाम था मुसी महारानी। बख्तावर सिंह की दासी का नाम क्या था? बख्तावर सिंह की तो डेथ हो गई थी। मुसी महारानी की डेथ बाद में विनय सिंह के काल में भी, तो उसने मुसी महारानी की छतरी बनवाई। 80 पिलर है इस छतरी में। कितने पिलर है? तो कोई पूछे मुसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर। 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर। मुसी महारानी कौन थी? बख्तावर सिंह की दासी। छतरी बनवाई किसने थी? अलवर में मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ही बिल्ड सेनेट ऑफ मुसी महारानी एट अलवर। अलवर में मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ही बिल्ड सेनेट ऑफ मुसी महारानी एट अलवर। अलवर में मुसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। ही बिल्ड सेनेट ऑफ मुसी महारानी एट अलवर। कोष्टक में लिख लो 80 खंबे, 80 पिलर्स। 80 खंबे, 80 पिलर्स। नीचे एक लाइन और लिखो। मुसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी थी। मुसी महारानी वॉज कॉन्क्यूबाइन ऑफ बख्तावर सिंह। मुसी महारानी बख्तावर सिंह की दासी थी। मुसी महारानी वॉज कॉन्क्यूबाइन ऑफ बख्तावर सिंह। मुसी महारानी किसकी दासी थी? बख्तावर सिंह। विनय सिंह की खुद की रानी थी, उसका नाम था कैटरना कैफ। तो उसके लिए एक झील बनवाई थी ने, सिली सेड। कौन सी झील बनवाई थी? देखो, अपनी रानी शीला के लिए, फॉर हिज क्वीन शीला। अपनी रानी शीला के लिए, फॉर हिज क्वीन शीला, सिलीसेड झील का निर्माण करवाया था। अलवर में झील पड़ती। सिलीसेड झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सिलीसेड। सिलीसेड झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक सिलीसेड। जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं। जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज नंदन कानन ऑफ राजस्थान। जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज नंदन कानन ऑफ राजस्थान। जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको राजस्थान का? नंदन कानन भगवान इंद्र के स्वर्गलोक का बगीचा है। भगवान इंद्र का जो स्वर्गलोक में बगीचा, उसका नाम क्या है?
हम कहते हैं जितना सुंदर भगवान इंद्र के स्वर्गलोक का बगीचा है उतनी सुंदर झील कौन सी है? सिलिसेट। इसलिए सिलिसेट झील हमारे राजस्थान का क्या है? नंदन कानन। क्या है नंदन कानन? स्वर्गलोक का बगीचा। हिंदू ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग में जो बगीचा है उसका नाम है नंदन कानन। मुसलमान कहते हैं कि जन्नत के उस बगीचे का नाम है बाग बहिश्त। ईसाई कहते हैं कि हेवन के अंदर वो जो गार्डन है उसका नाम है ईडन गार्डन। क्या नाम है? ईसाई उसी को ईडन गार्डन कहते हैं, मुसलमान उसी को बाग बहिश्त कहते हैं, हिंदू उसी को क्या कहते हैं? नंदन कानन। और हम कहते हैं धरती पर आई थी, आपको देखना हो तो आप क्या देख लीजिए? सिलिसेट झील देख लीजिए, ये उतनी सुंदर है जितना सुंदर क्या है? नंदन कानन। तो इसलिए राजस्थान का क्या कहलाता है? कानन का मतलब बगीचा होता है। कानन, कानन का मतलब ही क्या होता है? बगीचा, वन होता है। कानन का मतलब वन या बगीचा होता है इसका। तो राजस्थान का नंदन कानन कौन सी झील कहलाती है? किस किसने देखी आप में से? अच्छा, कई लोगों ने देख रही है। वाकई सुंदर लोकेशन है, पहाड़ों के बीच में, मानसून के टाइम में जाओ तो बहुत अच्छी सी लगती है झील। यदि आपने नहीं देखी हो तो कभी एक मूवी देखना, उसमें इसके सीन है खूब सारे। करण अर्जुन मूवी देखिए, करण अर्जुन। करण अर्जुन मूवी के अंदर एक गीत है, सलमान खान ममता कुलकर्णी पर फिल्माया हुआ एक गाना है, एक मुंडा मेरी उम्र दा देखो जी दिलों दी ये बातें नहीं जानदा। वो पूरा गाना इस झील पर है। उसमें बैकग्राउंड में जो झील है वो झील कौन सी है? कौन सी है? चलिए, तो घर पे जाके कौन सा गाना देखोगे? एक मुंडा मेरी उम्र दा लिख लो साइड में। अगला राधा लिखो, जय सिंह। हाँ, क्या कर दूं? हाँ, गाना चला दूं? इसमें गाना चलाऊं? तुम घुंघरू नहीं लाए, डांस कर लो तो। चला दो। तुम्हारे घुंघरू और बांधू में नाचो देखे। चला दो गाना। पढ़ने की नीयत है नहीं, गाने चला दो इनके। अगला राजा कौन है? जस। अच्छा, बीकानेर वाले गंगा सिंह पढ़े थे हमने, गंगा सिंह की बातें याद होगी। अच्छा, गंगा सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि वो गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेता है। कौन से में? तीनों, तीन गोलमेज सम्मेलन में, तीनों में कोई राजा गया था तो कौन गया था? गंगा। ये पहले में गया था, लिख लो। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ही ज्वाइंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ही ज्वाइंट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? पहले गोलमेज सम्मेलन। अच्छा बताओ, गंगा सिंह ने किसके लिए पैसे दिए थे? कौन से विश्वविद्यालय के लिए पैसे दिए? बीएचयू। किसके लिए दिए? इस बंदे ने सबके लिए दे दी थी। एजुकेशन का तो इसने कहा नाम लो, मैं सब जगह दे दूंगा। बीएचयू को दिए। बीएचयू की फुल फॉर्म क्या होती है? बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसे मुसलमानों ने अपनी बनाई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या बनाई थी? उसका नाम क्या हो गया? एएमयू। आर्य समाज वालों ने वैसे अपना एक कॉलेज बना रखा था, वो कौन सा था? सनातन धर्म कॉलेज लाहौर। बीएचयू कहां हो गया? बनारस। अलीगढ़ वाला को यहां पर हो गया अलीगढ़, और सनातन धर्म कॉलेज कहां पर था? लाहौर। इन तीनों को रुपए किसी बंदे ने दिए थे, तो वो बंदा कौन था? जैसे बीएचयू, एएमयू तथा सनातन धर्म कॉलेज को आर्थिक सहायता दी थी। सनातन धर्म कॉलेज की कोष्टक में लिखना लाहौर। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू बीएचयू, एएमयू एंड सनातन धर्म कॉलेज लाहौर। बीएचयू, एएमयू तथा सनातन धर्म कॉलेज कोष्टक में लाहौर लिखना को आर्थिक सहायता दी थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा, हमने पढ़ा था गंगा सिंह राजाओं के एक संगठन था, उस संगठन के चांसलर बनाए गए थे। कौन सा संगठन था बताओ देखिए? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। कौन सा संगठन था? किसने बनाया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने कब बनाया था? 1921। और कहा गया कि अध्यक्ष तो हमेशा गवर्नर जनरल होगा और चांसलर किसी राजा को बनाया जाएगा। हमने पढ़ा था कि पहला चांसलर जो बनाया गया था, कौन बनाए गए थे? गंगा सिंह। बाद में जय सिंह भी इसके चांसलर बने। तो जय सिंह जब चांसलर बने तो उन्होंने कहा इसका नाम अंग्रेजी में क्यों है? जब भारत के राजाओं का संगठन है तो इसका नाम हिंदी में होना चाहिए। तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया नरेंद्र मंडल। क्या कर दिया? भाई राजाओं का संगठन है ना, चैम्बर, चैम्बर का तो मतलब मंडल होता है, चैम्बर की हिंदी मंडल होगी। और राजाओं को अपने क्या बोलते थे? नरेंद्र। नर में जो इंद्र है, मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ है, उसको राजा बोला गया, नरेंद्र बोला गया। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर क्या कर दिया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था। ही रीनेम्ड चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एज नरेंद्र मंडल। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था। ही रीनेम्ड चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एज नरेंद्र मंडल। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था।
He renamed Chamber of Princes as नरेंद्र मंडल। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नरेंद्र मंडल कर दिया गया। अच्छा, बंदा इंग्लिश से हिंदी में नाम कर रहा है, इसका मतलब हिंदी को बढ़ावा देना चाहता है, और हिंदी को इतना ज्यादा प्रमोट किया था कि अलवर में राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई। हिंदी को क्या कर दिया गया? अलवर की, लिख लो, हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। ही डिक्लेयर्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ अलवर। हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। ही डिक्लेयर्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ अलवर। हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया? हिंदी को अलवर की। अच्छा, हिंदी 2 राज्यों में अपने राष्ट्रभाषा घोषित की गई थी। ऐसा ही काम भरतपुर के महाराजा ने भी किया था, उनका नाम था किशन सिंह। क्या नाम था? तो महाराजा किशन सिंह ने हिंदी को कहां की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया? भरत। और महाराजा जय सिंह ने कहां की कर दिया? तो हिंदी अपने 2 राज्यों में राष्ट्रभाषा घोषित की गई। कहां कहां पर? भरतपुर और अलवर। अलवर में ऐसा कौन कर रहे थे? जय सिंह। भरतपुर में ऐसा कौन कर रहे थे? दोनों समकालीन, कंटेम्पररी, एक ही टाइम के। कारण भी है, भरतपुर अलवर दोनों यूपी के टच में पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं? और यूपी की भाषा हिंदी थी, तो यहां पर हिंदी का प्रभाव था। बाकी वालों को अपने हिंदी आती नहीं थी, तो अपने बाकी वाले क्यों करते? इनको हिंदी आती थी, तो इन्होंने हिंदी को क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रभाषा। नीचे एक लाइन में लिखो, फिर बॉक्स में बंद करना। महाराजा किशन सिंह ने, महाराजा किशन सिंह, महाराजा किशन सिंह ने, महाराजा किशन सिंह, महाराजा किशन सिंह ने हिंदी को भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित किया था। अनाउंस्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ भरतपुर। कहां की नेशनल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया? अनाउंस्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ भरतपुर। हिंदी को भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। महाराजा किशन सिंह ने हिंदी को भरतपुर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। महाराजा किशन सिंह अनाउंस्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ भरतपुर। इसको बॉक्स में अलग से बंद कर दो ताकि अलग से दिखे आपके कि 2 राजा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर गए थे। कौन कौन से 2 राजा? एक तो आपका जय सिंह, और दूसरा कौन आपका? अच्छा, जय सिंह तो वैसे भी मॉडर्न टाइप का बंदा। जय सिंह ने 10 दिसंबर 1903 को, कब आपके? 10 दिसंबर 1903, 2 कुप्रथाओं पर रोक लगा दी थी, बाल विवाह और अनमेल विवाह। किस किस पर रोक लगा दी? बाल विवाह और, बाल विवाह तो समझते हो, बच्चों के ब्याह कर देना। अनमेल विवाह, मिसमैच मैरिज। अपने यहां पर इस प्रकार की शादियां हो जाती है कि लड़की की उम्र है 8 साल, बंदा ढूंढ के लाए 58 साल। लड़की की उम्र है 10 साल, बंदा ढूंढ के लाए 50 साल का। तो ये मिसमैच है एकदम। तो इस प्रकार की शादियों पर भी क्या लगा दी गई? रोक। कब लगाई गई? लिखो, 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को, और 10 दिसंबर 1903 एडी। 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को, और 10 दिसंबर 1903 एडी। अलवर में बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा दी गई। चाइल्ड मैरिज एंड मिसमैच मैरिज वर बैंड इन अलवर। अलवर में बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा दी गई। चाइल्ड मैरिज एंड मिसमैच मैरिज वर बैंड इन अलवर। अलवर में बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा दी गई। किस किस पर रोक लगा दी गई बताओ? देखिए, बाल विवाह और अनमेल विवाह। कहां पर रोक लगा दी गई? अलवर। कब लगाई गई? 10 दिसंबर 1903। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे होता है, मानवाधिकार दिवस। क्या होता है 10 दिसंबर को? मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मिलता है? शांति का। लिख लो साइड में कहीं, खुद तो पढ़ते नहीं हो, फिर मेरे तरफ मुंह और फाड़ दे। वेरी गुड, तेरे को इतना आता है, शाबाश। और बता देखे, खुद ही लिख लिया करो थोड़ा बहुत। लिख लो कहीं साइड में, बीच में मत लिखना, साइड में लिखना। और बीच में लिखो तो अलग से बॉक्स में बंद करना, या पन्ने के रजिस्टर के लास्ट पन्ने पे लिखा करो। 10 दिसंबर बराबर लिखो मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। लिखो इस दिन शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑन दिस डे नोबेल प्राइज फॉर पीस इज गिवन। इस दिन शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल प्राइज फॉर पीस इज गिवन ऑन दिस डे। इस दिन क्या दिया जाता है? शांति का। बाकी सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? ये भी याद रखना कि शांति का नोबेल पुरस्कार अलग जगह दिया जाता है। ये कहां पर दिया जाता है? ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे। लिख लो, यह पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है।
दिस अवार्ड इज गिवन एट नॉर्वेज कैपिटल ओस्लो। यह पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी। अच्छा बताओ देखिए, नोबेल पुरस्कार देता कौन है? कौन देता है नोबेल पुरस्कार? अल्फ्रेड नोबेल देता? जीवंता बैठा है? हाँ, उसके आदमी है। हाँ, अल्फ्रेड नोबेल ने एक संस्था बनाई थी, क्या नाम है संस्था का? तो संस्था क्यों देती है? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। मेरी बेइज्जती होगी? अच्छा। अच्छा, तो मेरी बेइज्जती होगी इसलिए इज्जत बढ़ाऊं? हुआ क्या था, अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट से बनता है बम। डायनामाइट से क्या बनता है? चट्टानों को, पहाड़ों को तोड़ने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है? हमेशा डायनामाइट होता है। तो अल्फ्रेड नोबेल को लगा यार डायनामाइट तो मानवता के खिलाफ है ना, तो मानवता के खिलाफ चीज बनाई। तो उसको लगा यार मुझे मानवता के लिए कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए। तो उसको जितना भी उसके पास में धन था, उस धन से उसने बना दिया एक ट्रस्ट। क्या बना दिया? ट्रस्ट तो समझते हो? तो एक नोबेल ट्रस्ट है, नोबेल कमेटी बनाई हुई है। और उस नोबेल कमेटी को कहा गया कि ये जितना धन है इसके ब्याज से हर साल अवार्ड मिलने चाहिए। मूलधन तो पड़ा, हर साल इसके ब्याज से अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोगों को क्या दे दो आप? तो प्राइज दे दो। किस किस को दें? का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, शांति के लिए, साहित्य के लिए, इन क्षेत्रों में जो जो अच्छा काम करते हैं उनको क्या दे दिया जाए? नोबेल पुरस्कार। तो बाद में वो जो नोबेल कमेटी बनी हुई है, जो नोबेल का जो धन था उसके ब्याज से जो रुपए आते हैं उस पर वो ट्रस्ट अलग अलग क्षेत्र के लोगों को क्या दे देता है? नोबेल पुरस्कार। आई बात समझ में? तो बाकी सारे नोबेल पुरस्कार तो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। एकमात्र नोबेल पुरस्कार शांति वाला जो है वो कब दिया जाता है आपके? कहां दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और वो किस दिन दिया जाता है आपके? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे होता है, मानवाधिकार दिवस होता है। याद रहेगी बात। और इसी दिन 10 दिसंबर 1903 को अपने अलवर के राजा ने यहाँ पर किस किस पे रोक लगा दी थी? बाल विवाह और हालांकि अपने दो ही पढ़ते हैं क्योंकि किताबों में दो ही लिखा, बाकी जयसिंह महानतम राजाओं में से एक राजा है। मुझे लगता है कि यार जयसिंह को लोग नहीं जानते तो किसको जानेंगे। और बड़ी विडंबना तो इस पे दिखती है कि अलवर के लोग ही जयसिंह को नहीं जानते। अलवर वालों को जयसिंह के बारे में नहीं पता, क्योंकि जयसिंह ने तब खूब सारे सुधार किए थे। जयसिंह ने अलवर में तंबाकू बैन कर दिया था। आपकी जेब में जो नटराज और मिराज मिलता है ना बीच में चाय वाली छुट्टी होती है तो आप लगा लगा के आते हो ना, जो ये पूरा बैन था एकदम कि मृत्यु भोज बंद कर दिए थे यार उस आदमी ने। आपके अशोक गहलोत गवर्नमेंट अब मृत्यु भोज पे रोक लगाती घूम रही है, और अभी भी कौन से मृत्यु भोज बंद करवा लिए। लेकिन उसके बावजूद अलवर में तब आपके 1903 के आसपास में मृत्यु भोज रोक दिए गए थे। और बड़ा ही मतलब अलग सा प्रकार का राजा हो गया था कि मैं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करूंगा। खादी पहनता था, दूसरे कपड़े पहनने बंद कर दिए थे, खादी पहना करता था, हमेशा खादी पहनता था। थोड़ा इस मामले में भी आगे निकला कि उन दिनों ईसाइयों का बड़ा जोर था, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज यहाँ पर देश की जनता को क्या बना रहे थे? ईसाई। तो ये अलवर में कानून ही लेके आया कि वे लोग जो ईसाई बन गए हो उनको वापस हिंदू बनाऊंगा। घर वापसी कार्यक्रम क्या लेके आया था? फिर कहा कि ईसाई क्यों, हिंदुओं से कोई भी दूसरे धर्म में चला गया उनको वापस हिंदू बनाएंगे। हिंदुओं से भले ही वो मुसलमान बन गया हो, हिंदुओं से भले ही वो ईसाई बन गए हो, भले कितनी पीढ़ी पहले बनाओ, उनको हम वापस क्या बनाएंगे? हिंदू। कैसे बनाओगे? तो अलवर के किले के बाहर एक पंडित जी बिठाए गए। पंडित जी को दिया गया तुलसी, गंगाजल और जनेऊ। कोई आदमी आगे कहता कि साहब हम पहले हिंदू थे बाद में मुसलमान बन गए, पहले हिंदू थे बाद में ईसाई बन गए, गिला इधर आ, तो ये तुलसी के पत्ते मुंह में ले, ये गंगाजल मुंह में ले, ये जनेऊ बांध, बोल ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। बोला उसने, कहा हिंदू है। गांव के गांव अलवर में हिंदू बना दिए थे इस आदमी ने। मतलब अलवर में खूब सारे ऐसे गांव हैं जो आज के 120 साल पहले मुसलमान थे, अब वो पूरा का पूरा गांव हिंदू है। अब वो सुबह शाम मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि कट्टर हिंदू हो तो 11 लोगों को भेजो, है ना। पहले 120 साल पहले वो क्या थे? मुसलमान। उससे पहले हो सकता है 5 पीढ़ी पहले वो क्या रहे होंगे? हिंदू रहे। तो खूब सारे घर वापसी कार्यक्रम करवाने शुरू कर दिए। जब गोलमेज सम्मेलन में इस आदमी को बुलाया गया तो पूछा गोलमेज सम्मेलन किस लिए बुलाया गया? कि भारत के शासन में क्या सुधार होने चाहिए, भारत के शासन में क्या सुधार। तो इसने बंदे ने वहां कहा कि भारत में लोकतंत्र लाओ, डेमोक्रेसी लाई जाए भारत में। तो अंग्रेजों को लगा यार ये तो खराब ही बातें करने लग गया। बट डेमोक्रेसी का मतलब अंग्रेजों का राज समाप्त।
तो अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं ऐसे डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। तो इसने कहा तुम्हारे नहीं आती होगी, मैं लाऊंगा, अलवर में डेमोक्रेसी लाएंगे, अलवर में चुनाव करवाऊंगा। तो अंग्रेज भयंकर, इससे रिश्ते खराब हो रखे थे, और अंग्रेज इस पर खूब दबाव बना रहे कि तू ऐसा नहीं कर सकता। और इस बंदे ने अलवर के गांव में चुनाव करवा दिए। गांव के अंदर तो चुनाव करवा लिए, पंचायतें बना ली, क्या पहले गांव में कराएंगे, फिर तहसील में कराएंगे, फिर जिले में कराएंगे, फिर लास्ट में राजा का करवा लेंगे। मैं मेरे पद पर बैठा रहूंगा, बाकी मेरे सारे मंत्री संतरी जितने होंगे वो सारे किसके अंदर से लिए जाएंगे, जनता के, डेमोक्रेसी लाई जाएगी। तो अलवर में किसके चुनाव करवा दी थी साहब बंदे ने, पंचायतों के। देखो अलवर में पंचायतों की स्थापना की थी, इस्टेब्लिश्ड पंचायत इन अलवर। अलवर में पंचायतों की स्थापना की थी, इस्टेब्लिश्ड पंचायत इन अलवर। अलवर में किसकी स्थापना की, अच्छा एक कोई अंग्रेजों का एक बंदा यहां पे अलवर आया था, कोई दोस्त था इसका, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। कौन आया था, जैसे अपने यहाँ पे सामंत हुआ करते थे ना, वहां पर सामंतों को बोलते ड्यूक, क्या बोला करते। तो एडिनबर्ग का ड्यूक यहां पर आया था। तो उस टाइम इसने यहां पर अपने महल बनवाया था, सरिस्का में महल, महल बनवाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका, सरिस्का महल। तो सरिस्का महल किसके आगमन पर बनवाया गया था, लिखो, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय, ऑन अराइवल ऑफ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय, ऑन अराइवल ऑफ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ड्यूक मतलब सामंत, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय, ऑन अराइवल ऑफ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, अलवर में सरिस्का महल का निर्माण करवाया गया था। सरिस्का पैलेस वाज कंस्ट्रक्टेड एट अलवर, अलवर में सरिस्का महल का निर्माण करवाया गया था, सरिस्का पैलेस वाज कंस्ट्रक्टेड। अब बंदा कैसी वस्तुओं का प्रयोग करता है, स्वदेश। अपने राज्य में क्या लाना चाहता है, लोकतंत्र। कौन सी भाषा को बढ़ावा दे रहा है, हिंदी। तो मतलब अंग्रेजों के साथ तो रिश्ते खराब ही होते जा रहे हैं लगातार। इन बिटवीन इसने एक दो कांड और कर दिए अंग्रेजों के साथ। एक कंपनी हुआ करती अंग्रेजों की, रोल्स रॉयस। कौन सी कंपनी थी, रोल्स रॉयस, कारों की कंपनी थी रोल्स रॉयस। और वो कंपनी केवल रॉयल लोगों के लिए कारें बनाती, राजा महाराजाओं के लिए कारें बनाती। मतलब उस कंपनी खूब सारी शर्तें होती है, हर किसी को तो गाड़ी नहीं दे, उसकी फुलफिल करते हो शर्तें तो गाड़ियां मिलती है, आप राजा होने चाहिए और फलान ढिंगड़ा कई वो मांगते हैं आपके, तो राजाओं को गाड़ियां देती। ये स्वदेशी कपड़े पहनने लग गया था। तो एक बार लंदन गया हुआ था, तो वहां पे उनके शोरूम में चला गया, उनकी दुकान पे चला गया और कहा कि भाई साहब मुझे रोल्स रॉयस लेने हैं। उन्होंने कपड़े वपड़े देखकर उनको लगा पता नहीं फकीर सुबह सुबह कौन आया है। पर राजा महाराजा होते हैं तो उनके साथ में थोड़ा ताम झाम चलता है, आनिए बानिए के साथ के अंदर जाते हैं उनके। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपके बस की बात नहीं है, आपसे पार नहीं पड़ेगी, ये थोड़ी महंगी गाड़ी है और आप इस गाड़ी को खरीद नहीं पाएंगे। तो उसने कहा यार खरीद लूंगा, तुम दिखाओ तो सही कौन सा मॉडल नया आ रखा है। तो उनका यार बुढ़े के टाइम दिमाग मत खराब कर यार, रवाना और किसी को बेचेंगे। तो इसका दिमाग खराब, इसने कहा कितनी गाड़ी खड़ी है अभी शोरूम में। तो कहा अच्छा है, उसने कहा पैक करो, मैं राजा हूँ, डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट दिखाया अपने, तुम्हारी सारी शर्तें फुलफिल करता हूँ, 6 गाड़ियां मुझे दो। तो उन्होंने 6 गाड़ियां इसको दे दी, यहाँ अलवर में लाके उनको नगर निगम में लगा दी। गाड़ी वाला आया जरा कचरा निकाल। अब रोल्स रॉयस कंपनी की हालत खराब हो गई। अब रोल्स रॉयस कंपनी अपना नया मॉडल बना के मान लो ब्रिटेन के राजा के पास जाए, और ब्रिटेन का राजा कहे कि सर नया मॉडल आया है आपके लिए, रॉयल लोगों के रॉयल पसंद, रोल्स रॉयस आप ये खरीदिए। और ब्रिटेन का राजा हंस के कहे वही जो अलवर में कचरा उठाती है। फिर रोल्स रॉयस कंपनी वाले इसके पास आए, हाथ जोड़ेगी बापूड़ा, गलती हुई, धूड़ खाई हमने, और या तो गाड़ियां चला ले ढंग से और या हमें वापस दे दे। यार बेइज्जती हो रही है हमारी, पूरी दुनिया में बिक्री गिर गई। फिर उसको एक नई गाड़ी फ्री दे के गए, वो अपने वाली गाड़ियां वापस लेके गए, इसने वापस भेजी, भाई ले जाओ तुम्हारी गाड़ियां। तब इसे नगर निगम में बंद करवाई थी। वो पंगा चल रहा। शिमला में इसका घर हुआ करता, अपने राजा महाराजाओं को ज्यादातर के शिमला के अंदर हाउस बनाए हुए थे, तो अलवर हाउस था शिमला में। एक बार वहां किसी अंग्रेज ऑफिसर को इसने इन्वाइट किया गया, शाम को मेरे घर पे खाने के लिए आ जाना। वो जो ऑफिसर था, वो ऑफिसर बेचारे को शाम कोई काम हो गया, तो उसने अपनी वाइफ को कहा भाई राजा ने इनवाइट कर रखा है तो तू चली जा, राजा रानी वहां पर ही डिनर करके आ जाना वहां पर। तो वो ऑफिसर की वाइफ वहां पे डिनर करने के लिए गई, वो साथ में लेके गई अपना कुत्ता। क्या लेके गई, कुत्ता। तो इसने उसने जाते ही कहा भाई, अंदर जैसे जाने लगी तो राजा ने कहा भाई कुत्ता तो बाहर बांध दे और तू अंदर आजा डिनर कर ले। उसने कहा ये कुत्ता नहीं है, टॉमी है, टॉमी। इसको कुत्ता नहीं कह सकते तुम। इसने कहा जो भी है अब इसको बाहर बांध, तू आगे खाना खा ले, अच्छा खाना बनाया हुआ है, कोई बात नहीं, तेरे पति नहीं है, तू वहां खाना खा, रानी बैठी है मेरी अंदर, और कुत्ते को बाहर बांध दे, नौकर चाकर कुत्ते को बाहर रोटी खिला देंगे। लाओ रे इसके लिए रात वाली रोटी पड़ी हुई कुत्ते को डाला।
वो ऑफिसर की वो वाइफ नाराज हुई, उसने कहा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और मैं कुत्ते को लेके जाऊंगी, कुत्ते को भी वहीं साथ में बिठा खाना खिलाऊंगी, तो मेरे साथ में ही खाना खाता है। तो राजा ने कहा फिर रवाना हो यहाँ से, और मैं ये हूँ वो हूँ, उसने कहा तुम जो ही होगी यहाँ से रवाना हो जा, और साडा कुत्ता कुत्ता तू अड्डा कुत्ता टोमे, ऐसा नहीं चलेगा। तो अंग्रेज इससे भी बहुत नाराज थे कि यार हमारी किसी एक अंग्रेज ऑफिसर की वाइफ को इस प्रकार से भगा दिया। तो अंग्रेज इसके खिलाफ मौके ढूंढ ही रहे थे, ईसाई धर्म का विरोध करे, ब्रिटिश वस्तुओं का विरोध करे, ब्रिटिश सिस्टम का विरोध करे, ब्रिटिश भाषा का विरोध करे, तो अंग्रेज जो मौके ढूंढ रहे थे। इसने जब ये घर वापसी कार्यक्रम करवाने शुरू किए तो कई जगह पे हिंदू मुस्लिम समस्या आनी शुरू हो गई। भाई मुसलमानों ने विरोध करना शुरू किया कि भाई आप हमारे लोगों को वापस हिंदू कैसे बना सकते हो। अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत और बढ़ावा दिया कि हाँ थोड़ा ढंग का विरोध कर दो। तो अपने तिजारा में दंगे हो गए। कहां पे दंगे हो गए? अलवर में जगह पड़ती है तिजारा, यहाँ पे 33 में दंगे हो जाते हैं। दंगे हुए तो अंग्रेजों को मौका मिला, अंग्रेजों ने इसको हटा दिया, और अंग्रेजों ने हटा के कहा कि 2 साल के लिए तेरे को हटा रहे हैं हम, 2 साल के लिए तू यहां से बाहर जा, बाद में देखेंगे क्या करना है। इंग्लैंड चला गया 2 साल, 2 साल बाद ये वापस आया। तो अंग्रेजों को लगा 2 साल में जनता भूल भाल जाएगी, भूल जाएगी तो अपने नया राजा बना ही देंगे, तो बाद नया राजा बैठा रहेगा। कहते 2 साल बाद जब ये वापस आया तो अलवर की जनता ने घनघोर स्वागत किया। मतलब ये जब ट्रेन से उतरा तब से लेके जब तक महल गया, जनता ने पलक पावड़े बिछा दिए थे, हमारा राजा कैसा हो, महाराजा जयसिंह जैसा। और अंग्रेजों को लगा ये मराएगा। इस प्रकार के राजा यदि पॉपुलर होने शुरू हुए और बाकी राजाओं में ये बातें आने लगी, तो सब राजा अंग्रेजों का विरोध करेंगे। और अंग्रेजों की सत्ता राजाओं के समर्थन पर टिकी हुई थी। तो अंग्रेजों ने बाद में इस बंदे को वापस यहाँ से डिपोर्ट किया कि अब तू यहाँ अलवर आ ही नहीं सकता, यहाँ से बाहर ही रह। फिर ये पेरिस गया था, पेरिस में मरा था ये आदमी। तो अंग्रेजों ने कौन से राजा को हटा दिया था? अलवर के राजा जयसिंह को। कौन से दंगों के बाद? कहां चला गया था? पेरिस, और पेरिस में इसकी मृत्यु हुई। लिखो 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी, 1933 ईस्वी में इन 1933 एडी, तिजारा दंगों के बाद, आफ्टर तिजारा राइट्स, तिजारा दंगों के बाद, आफ्टर तिजारा राइट्स, अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था, ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम, अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था, ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम, अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था, ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम। यह पेरिस चला गया, ही मूव्ड टू पेरिस, यह पेरिस चला गया, ही मूव्ड टू पेरिस, तथा वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, एंड डाइड देयर, तथा वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई, एंड डाइड देयर। अगला राजा लिखो तेज सिंह। अगला राजा कौन है? तेज सिंह। देखो आजादी के समय अलवर का राजा था, ही वॉज किंग ऑफ अलवर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय अलवर का राजा था, ही वॉज किंग ऑफ अलवर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देश आजाद कब हुआ अपना? 15 अगस्त 1947। 47 को देश आजाद होता है 15 अगस्त को, और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मर्डर हो जाता है। गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या की तो गांधी जी की हत्या में पकड़े गए नथुराम गोडसे को पकड़ा, नथुराम गोडसे को पकड़ा, नथुराम गोडसे के पास हथियार पकड़े गए, हथियारों पे लिखा हुआ था मेड इन अलवर, मेड इन। तो का ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये हथियार कहां से आए ऐसे? तो पता चला कि अलवर में प्रधानमंत्री है बी एन खरे। कौन प्रधानमंत्री था? बी एन खरे, विष्णु नारायण खरे नाम का प्रधानमंत्री हुआ करता। और कहा ये बी एन खरे के कांटेक्ट में था नथुराम गोडसे। कहा यदि बी एन खरे को कांटेक्ट में नथुराम गोडसे था, इसका मतलब राजा के भी कांटेक्ट में रहा होगा। कि जब अलवर के प्रधानमंत्री के कांटेक्ट में, तो अलवर के राजा को भी घटना की पता रहा होगा, इसलिए दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। अलवर का प्रधानमंत्री भी गिरफ्तार कर लिया गया, अलवर का राजा। तो कोई पूछेगा आपसे कि गांधी जी की हत्या के आरोप में राजस्थान का कौन सा राजा गिरफ्तार कर लिया गया था, कौन था? और गिरफ्तार करके इनको दिल्ली में नजरबंद कर दिया, कि दिल्ली में अपने घर में हाउस अरेस्ट किया इनको, कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते जब तक मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता है। यदि बाद में आप गिल्टी प्रूव हो गए तब तो जेल भेजे जाओगे, और गिल्टी प्रूव नहीं हो गए तब अपनी जिंदगी जीना। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यह था कि इन दोनों को बात का पता ही नहीं था, जो कांडवा जिन्होंने किया था उन्होंने किया था, इनका उससे कोई भी लेना देना नहीं था। पर फिर भी गिरफ्तार हुए थे उस कांड में। तो कौन गिरफ्तार हुए थे? किस हत्या के आरोप में? लिख लो, गांधी जी की हत्या के आरोप में, इन असैसिनेशन ऑफ गांधी जी, गांधी जी की हत्या के आरोप में, इन असैसिनेशन ऑफ गांधी जी,
लिखो, इसे नजरबंद कर दिया गया था, ही वॉज हाउस अरेस्टेड। इसे नजरबंद कर दिया गया था, ही वॉज हाउस अरेस्टेड। ही वॉज हाउस अरेस्टेड, इसे नजरबंद कर दिया गया था, ही वॉज हाउस अरेस्टेड। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट गेव हिम क्लीन चिट। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट गेव हिम क्लीन चिट। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट गेव हिम क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करार दिया था? निर्दोष। कौन से राजा को? याद रह जाएगी बात। तो गांधी जी के हत्या के आरोप में कौन सी रियासत के राजा को गिरफ्तार किया गया था? अलवर के तहसील। ये राजा महाराजाओं की हिस्ट्री समाप्त। बोलो गिरिराज जी महाराज की। कितने दिन लगे यार, मेरे को इतने दिन किसी बैच में नहीं लगे जितने आपके दो बैचों में लगे। पता नहीं आपके बैच कौन सी 7:30 में शुरू हुए थे। एक तो इतनी छुट्टियां अभी जिसकी हद नहीं। एक ये दोनों बैच इस बिल्डिंग में, आगे पीछे क्लास और हो, मैं एक क्लास लेके वहां जाके वापस आऊं, इतने में टाइम हो जाए ज्यादा। वरना होता ही है हमेशा कि मैं एक क्लास 3 बजे छोड़ता हूँ, अगली क्लास में 3:15 चला जाता हूँ। आप वाले में वो 3:15 कभी आया ही नहीं गया। तो कभी मेरे से 3:20 आया जाए, कभी 25 आया जाए, उस प्रकार से उधर से इधर आने में टाइम लग लुगा जाए। फिर आगे पूछो, क्वेश्चन पूछो, इतने में 3:40 हो जाए। फिर मेरे जैसा हताई कड़ आदमी वो कोई कहानी सुनाए, इतने में 4:15-20 हो जाए। इतने में 5 बजती दिखे। 5 से 7 वाले लिखो तो 7 बजते दिखे। इसलिए आप वाले में टाइम ज्यादा ही लग गया। अब इससे आगे वाला बाद में पढ़ाएंगे आपको। कल से नया टीचर लगा दें, नया सब्जेक्ट लगा दें आप। अरे ठीक है, आप मेरा चेहरा देख देख के बोर हो गए है। नया मास्टर आएगा, नई बातें बताएगा। अरे सही है, एक सब्जेक्ट चेंज हो गया, एक और चेंज कर लेते हैं, और मैं बाद में आगे पढ़ा जाऊंगा। अभी पढ़ाऊं बात। पहले तो लिखो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं मेंस के, वो लिखो, घर पे प्रैक्टिस करना। लास्ट पन्ने पे लिखो है। मैं यही चाहता था कि आप रिक्वेस्ट करो है। लो तो अब तो मैं मरा ही नहीं पड़ा। मैं तो नवीन जी कह के आया था कल नरेंद्र सर की क्लास लगाना, मैं उनके B11 खाली करवा के आया था। पर बात चलो करवा देंगे आप, करो 10-12 दिन की और हिस्ट्री थोड़ी सी और करवा देंगे। पहले लिखो लास्ट पन्ने पे क्वेश्चन लिखो, थोड़े घर पे प्रैक्टिस करना मेंस के क्वेश्चन। लिखो 15 शब्दों के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे लिखवा दूं। 15 के, 50 के, 100 के लिखोगे डेली थोड़े 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 थोड़े। लिखो 15 शब्दों वाले लिखो पहले। कहां से शुरू किया था हमने? चौहानों से। पहले चौहान सबके लिख लेते हैं भाई, किस किस क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहले लिख लो चौहान। चौहानों के कौन कौन से 15 शब्दों के बनते हैं। अलग अलग टॉपिक वाइज भी आपको याद रहेंगे थोड़े। क्या बनाओगे इधर से तो आप? लिखो दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध, बैटल ऑफ दत्तानी। कौन सा युद्ध है? दत्तानी का युद्ध। और लिखो देखे आप, लिखो पद्मनाभ की पुस्तकें। पद्मनाभ की पुस्तकें। पद्मनाभ की पुस्तकें। और लिखो हमीर से संबंधित पुस्तकें। बुक्स रिलेटेड टू हमीर। बुक्स ऑफ पद्मनाभ, बुक्स रिलेटेड टू हमीर। हमीर से संबंधित पुस्तकें। लिखो तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ टेरन। तराइन का युद्ध। बस ठीक है, 15 शब्दों में तो 3-4 ही बनते। लिखो 50 शब्दों में, 50 में थोड़ा ज्यादा बनाएंगे अब। 15 वाले तो वैसे भी क्या लिखोगे। हाँ, दोनों लिख ले, फर्स्ट और सेकंड। क्यों लोड लिया इतना। लिखो 50 शब्दों में, 50 वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। लिखो अग्निकुंड का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ अग्निकुंड। अग्निकुंड का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ अग्निकुंड। बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। बिजोलिया अभिलेख।
बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। फिर लिखो आप विग्रहराज चतुर्थ की सांस्कृतिक, विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियां, या विग्रहराज चतुर्थ की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये लिख लो कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज चतुर्थ की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ विग्रहराज फोर्थ। अगला लिखो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन बैटल ऑफ टेरन। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन बैटल ऑफ टेरन। लिखो तराइन युद्ध का प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ टेरन। तराइन युद्ध का प्रभाव, इंपैक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ टेरन। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ बूंदी। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। अच्छा 15 शब्दों में 2 क्वेश्चन और लिखो, देखो 15 मेरे 2 दिमाग में हो रहा है। कोटा की पूरक संधि, सप्लीमेंट्री ट्रीटी ऑफ कोटा। कोटा की पूरक संधि, सप्लीमेंट्री ट्रीटी ऑफ कोटा, 15 शब्दों में। एक लिखो मांगरोल का युद्ध, बैटल ऑफ मांगरोल। मांगरोल का युद्ध, बैटल ऑफ मांगरोल। अब लिखो 100 शब्दों में। पृथ्वीराज चौहान का एक शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट पृथ्वीराज चौहान एज ए रूलर। पृथ्वीराज चौहान का एक शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट पृथ्वीराज चौहान एज ए रूलर। पृथ्वीराज चौहान का एक शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। 100 शब्दों में ना। और लिखो हमीर का एक शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट हमीर। इवेल्युएट हमीर एज ए रूलर। अगला लिखो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ राजस्थान के प्रतिरोध को समझाइए। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ राजस्थान के प्रतिरोध को समझाइए। डिस्क्राइब रेजिस्टेंस ऑफ राजस्थान अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी। डिस्क्राइब रेजिस्टेंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, रेजिस्टेंस ऑफ राजस्थान अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ राजस्थान के प्रतिरोध को समझाइए। राजस्थान के प्रतिरोध को, इसमें रतन सिंह वाला भी आ जाएगा ना भाई। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बाकी जो चौहान ही लड़े थे, पृथ्वीराज लड़ा है, हमीर लड़ा और कन्नड़ देव लड़ा, तीनों चौहान। एक वो भी गुहिलों वाला भी याद रखना, वो भी इसी के अंदर लिख लेना। अब इसके बाद लिख लो गुहिल, गुहिलों के क्वेश्चन, परमारों प्रत्यारों के कोई क्वेश्चन बनते नहीं, वैसे ही छोटे छोटे हों। एक गुहिल, गुहिलों के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। लिखो 15 शब्दों में लिखो पहले। देखो सामोली अभिलेख, सामोली इंस्क्रिप्शन, सामोली अभिलेख। देखो सारणेश्वर प्रशस्ति, सारणेश्वर यूलोजी, सारणेश्वर प्रशस्ति, सारणेश्वर यूलोजी। देखो चित्तौड़ का, चित्तौड़ के ये चलो 50 शब्दों में लिख लेंगे ये बातों को। देखो देबारी समझौता, देबारी पैक्ट, देबारी समझौता। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति टावर यूलोजी। खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर। गोसुंडी अभिलेख, लिखवाया था क्या मैंने गोसुंडी अभिलेख? गोसुंडी इंस्क्रिप्शन।
वो आप 50 शब्दों में लिखो, थोड़ी जगह छोड़ दो, और कोई दिमाग में आएगा तो बता दूंगा। 50 शब्दों वाले लिखो। बापा रावल की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ बापा रावल। बापा रावल की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ बापा रावल। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या राज यूलोजी। कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट, कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट। हुरडा सम्मेलन, हुरडा कॉन्फ्रेंस। मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ ट्रीटी। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। खानवा युद्ध में सांगा की हार के कारण, कॉजेज ऑफ सांगा, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा युद्ध में सांगा की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा युद्ध का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ खानवा। खानवा युद्ध का महत्व। अब थोड़ी 2-3 लाइनें छोड़ के फिर 100 शब्दों वाले लिखो। कोई याद आएगा तो और लिखेंगे। देखो, चित्तौड़ के 3 साके, 3 साकाज ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ के 3 साके, तीनों के बारे में 30-30 शब्द लिखेंगे तो भी 100 हो जाएंगे। चित्तौड़ के 3 साके। क्वेश्चन लिखो। कुंभा तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक था। कुंभा वॉज ए ग्रेट किंग ऑफ देन इंडिया। कुंभा तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक था। कुंभा वॉज ए ग्रेट किंग ऑफ देन इंडिया। उसकी उपलब्धियों के आधार पर इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ हिज अचीवमेंट्स। उसकी उपलब्धियों के आधार पर इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ हिज अचीवमेंट्स। उसकी उपलब्धियों के आधार पर इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। उपलब्धियों के आधार पर इस कथन का क्या कीजिए? मूल्यांकन कीजिए। अगला लिखो। प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ प्रताप। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ प्रताप। प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। 15 शब्दों में क्वेश्चन लिखो। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। गोहिलों में 15 शब्दों में क्वेश्चन लिखो। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, राठौड़ सिसोदिया अलायंस। अब आ जाओ राठौड़। 50 शब्दों में एक और लिख लो। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। 50 शब्दों में लिखो। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ राज सिंह। अब लिख लो राठौड़। पहले 15 शब्दों वाले लिखोगे? लिखो, 15 शब्दों में लिखो। क्या बनेंगे 15 में? तो इधर एक बार छोड़ दो, 2-4 लाइनें को दिमाग में आएगा तो 50 वर्ड लिखो पहले। 2-4 लाइनें छोड़ दो, फिर को दिमाग में आएगा तब देखेंगे। लिखो, दुर्गादास राठौड़ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ दुर्गादास राठौड़।
अच्छा लिखो, देखिए 15 शब्दों में लिखो, मैं बताता हूँ वैसे लिखो। 15 शब्दों में लिखो, अमर सिंह राठौड़। अगला लिखो, मथिरेरी राड। मथिरेरी राड। अगला क्वेश्चन, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। मथिरेरी राड। कल्ला रायमलोथ। कल्ला रायमलोथ। अमृता देवी बिश्नोई। अब आ जाओ, 50 वालों पे और आ जाओ। एक लिख लिया, दुर्गादास राठौर की व्यक्तित्व की विशेषताएं। एक लिखो अपने तो, खेजड़ली घटना। खेजड़ली इंसिडेंट। खेजड़ली घटना। मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। दो तीन लाइनें छोड़ के 100 शब्दों वाले लिखो। मालदेव के हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के साथ संबंध बताइए। डिस्क्राइब रिलेशंस ऑफ मालदेव एंड हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। डिस्क्राइब रिलेशंस ऑफ मालदेव विद हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। मालदेव के हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के साथ संबंध बताइए। डिस्क्राइब रिलेशंस ऑफ मालदेव विद हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। अगला लिखो, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चंद्रसेन इज नोन एज प्रताप ऑफ मारवाड़। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। चंद्रसेन इज नोन एज प्रताप ऑफ मारवाड़। क्या आप इस कथन से सहमत है? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस कथन से सहमत है? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक 50 शब्दों में और लिखो, इस राठौड़ वाले में 50 शब्दों में लिखो। नागौर दरबार। नागौर कोर्ट। अब लिखो बीकानेर के राठौड़। बीकानेर वाले नहीं लिखे ना इसमें, वो मारवाड़ वाले हो गए राठौड़। अब लिख लो बीकानेर के राठौड़। लिखो, देखिए 15 शब्द लिखो। लिखो, भाव भट्ट। भाव भट्ट। 15 शब्द बीकानेर के राठौड़ में, 15 शब्दों में लिखो भाव भट्ट। लिखो, गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल। गंग नहर। दयालदास। 50 शब्दों में लिखो। एक बिट्ठू सुजा और लिख लो, इसमें लिख लो बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा। एक लिख लो, राती घाटी का युद्ध। राती घाटी का युद्ध। पाहेबाया साहेबा को दिया और लिखो 15 शब्दों में सारे, पाहेबाया साहेबा का युद्ध। राती घाटी का युद्ध 15 शब्दों में, पाहेबाया साहेबा का युद्ध 15 शब्दों में। 50 शब्दों में लिखो। महाराजा राय सिंह की उपलब्धियां। अचीवमेंट्स ऑफ महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह की उपलब्धियां। अचीवमेंट्स ऑफ महाराजा राय सिंह। महाराजा अनूप सिंह की उपलब्धियां। अचीवमेंट्स ऑफ महाराजा अनूप सिंह। आप 100 शब्दों में लिखो। 100 में तो कोई नहीं बनेगा, बनेंगे नहीं। लिखो अपने सीधा आगे लिखो आप तो। इसके बाद में कौन से रह गए लास्ट वन? कौन सा रह गया अपना? कच्छावा। लिखो कछवाहा। 15 शब्दों में लिखो। देखो, सांभर का युद्ध। सांभर का युद्ध। दुल्ह राय। दुल्ह राय। अब 50 शब्दों में लिखो, छोड़ दो बाकी वाली चीजें।
प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, थोड़ी जगह छोड़ देना, उस तरह को याद आएगा तो और लिखवा ले। प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रताप सिंह। मान सिंह की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ मान सिंह। मान सिंह की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ मान सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ मिर्जा राजा जय सिंह। पचास शब्दों में लिखो हवा महल। 100 शब्दों में लिखो जयपुर का जंतर मंतर। जंतर मंतर ऑफ जयपुर। जयपुर का जंतर मंतर। एक क्वेश्चन लिखो, सवाई जयसिंह तत्कालीन भारत का वैज्ञानिक एवं आधुनिक शासक था। सवाई जयसिंह वॉज ए साइंटिफिक एंड मॉडर्न किंग ऑफ देन इंडिया। सवाई जयसिंह तत्कालीन भारत का वैज्ञानिक एवं आधुनिक शासक था। सवाई जयसिंह वॉज ए साइंटिफिक एंड मॉडर्न किंग ऑफ देन इंडिया। सवाई जयसिंह तत्कालीन भारत का वैज्ञानिक एवं आधुनिक शासक था। सवाई जयसिंह वॉज ए साइंटिफिक एंड मॉडर्न किंग ऑफ देन इंडिया। उसकी उपलब्धियों के आधार पर कथन का मूल्यांकन, एवं आधुनिक शासक था। उसकी उपलब्धियों के आधार पर कथन का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ हिज अचीवमेंट्स। उसकी उपलब्धियों के आधार पर कथन का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ हिज अचीवमेंट्स। उसकी उपलब्धियों के आधार पर कथन का मूल्यांकन कीजिए। 15 शब्दों में लिखो, एक दो और लिखो, देखो 15 शब्दों लिखो। गुणीजन खाना। गुणीजन खाना। तुंगा का युद्ध, बैटल ऑफ तुंगा। तुंगा का युद्ध। देखो बंशीधर भट्ट। देखो बिहारी जी। बिहारी जी। जॉन लुडलो। जॉन लुडलो। अलवर के लिख लो, एक आधा क्वेश्चन अलवर का लिख लो। अलवर के कछवाहा लिख लो। ऊपर वाले आमेर के हो गए, अलवर के लिख लो। 15 शब्दों में लिखो। लसवाड़ी का युद्ध। लसवाड़ी का युद्ध। मुसी महारानी की छतरी। मुसी महारानी की छतरी। प्रताप रासो। प्रताप रासो। 50 शब्दों में लिखो। अलवर महाराजा जयसिंह की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ अलवर महाराजा जयसिंह। अलवर महाराजा जयसिंह की उपलब्धियां। वाह खूब। 15-15 वाले शब्दों वाले यदि आप छोड़ दो तो 50 और 100 शब्दों वाले क्वेश्चन बने होंगे 25-30, है ना। सारे मिला कितने बने? 25। दिल्ली का एक लिखना है। दिल्ली का एक लिखना है, ये नहीं कि आज ही घर पे जाके बैठो सारों की रांद काट दो इसे। दिल्ली कितना लिखना है? एक। और ये मान के चलना कि आपने जो लिखा वो गलत है, आपको लिखने नहीं आएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत टफ काम है, सबसे टफ काम है। तो धीरे 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 हम लिखना सीखेंगे। तो दिल्ली का कितना लिखना है? एक आधा एक आधा एक आधा। ये इसलिए एक तो लिखना सीख जाएंगे धीरे धीरे। नहीं कॉपी बंद नहीं करनी, मैं पढ़ाऊंगा आगे। 8 मिनट पढ़े हैं, चुपचाप बैठे रहो इधर। और दूसरा ये रहेगा कि इस बहाने पुराने वाला रिवीजन होगा, है ना। वरना जैसे आगे शुरू करेंगे आप पीछे वाले को भूल जाओगे। अब डेली एक आधा, मान लो कुंभा वाला क्वेश्चन लिखा तो कुंभा तो पढ़ा, कुंभा तो पढ़ के लिखा। अनूप सिंह पे क्वेश्चन लिखा तो अनूप सिंह तो पढ़ के लिखा। तो मान लो एक एक क्वेश्चन भी लिखोगे तो महीने भर में धीरे 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 सारे लिख लोगे।
तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चेक करने वाले आजकल वहां पर बंदे बैठे रहते हैं खूब सारे, उनसे चेक करवा लिया करो। अब कॉपी में हेडिंग डालो आधुनिक राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान। पर हमारा कोई क्वेश्चन तो बनते हैं नहीं, पढ़ा दिए वो कम है। आधुनिक राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान। आधुनिक, पहले मिडिवल पढ़ रहे थे ना हम राजस्थान, मैंने शायद टॉपिक लिखवाया भी था मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। अब लिखो आधुनिक राजस्थान का इतिहास। अच्छा, मैंने जब मिडाइवल शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कि हम कौन कौन से राजवंश पढ़ेंगे, कौन कौन से, चौहान, परमार, प्रतिहार, गोहिल, राठौड़ और कच्छा। हम इधर कौन कौन से पढ़ेंगे मैं लिख रहा हूं, आप उतार लीजिए। 1857 ईस्वी की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857, किसान आंदोलन, इंग्लिश में लिखना पीजेंट मूवमेंट्स, किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स, जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट्स, जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट्स, प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल मूवमेंट्स, कौन कौन से मूवमेंट हो गए, पीजेंट, ट्राइबल और प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। एकीकरण, इंटीग्रेशन, एकीकरण, इंटीग्रेशन। मुख्य रूप से हम ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे, बड़े बड़े 5 टॉपिक है, जो भी टाइम लगना हो इन्हीं के अंदर लगना है। ये कुल मिला के मॉडर्न राजस्थान वाला 15 एक दिन का खेल है, पर वो टाइम इसी का है अपने। हम 5 टॉपिक और पढ़ेंगे इनके साथ में, पर वो छोटे छोटे टॉपिक है, वो 5 टॉपिक मिला के 2-3 दिन की बात है। लिख लो, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, राजस्थान के समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिलाएं, वीमेन ऑफ राजस्थान इन फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिलाएं। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे राजस्थान में आर्य समाज, वैसे तो आर्य समाज इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, और उसने राजस्थान में क्या क्या काम किए थे वो देखेंगे अपने। आर्य समाज इन राजस्थान, आर्य समाज को इंग्लिश में भी आर्य समाज ही लिखना। तो 5 तो बड़े टॉपिक है, कौन कौन से बताओ देखे, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और एकीकरण। 5 छोटे छोटे टॉपिक कौन से, राजस्थान में फ्रीडम फाइटर्स, राजस्थान में राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, राजस्थान के समाचार पत्र, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, और आपके राजस्थान में आर्य समाज। ये 10 टॉपिक मिला के 15 एक दिन का खेल है, ठीक है।